नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलो अप लेकर मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे जनता रिपोर्टर। संविधान दिवस के मौके पर संसद के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार की तरफ से सभी विपक्षी दलों को न्योता दिया गया, लेकिन कांग्रेस, टीएमसी और बीएसपी समेत कुल 14 दलों ने इस कार्यक्रम का विरोध किया, बायकॉट किया। जिसके बाद कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार साल भर संविधान का अपमान करती है, वहीं आज संविधान दिवस मनाने का दिखावा करती है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान विपक्षी दलों पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि आज के दिन में अगर संविधान बनाने की नौबत आती तो शायद हम संविधान का एक पन्ना भी न जोड़ पाते। आपको बता दें कि 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद 2015 में यह निर्णय लिया गया था कि 26 नवंबर से हर साल संविधान दिवस मनाया जाएगा। संविधान दिवस के मौके पर संसद के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार की तरफ से सभी विपक्षी दलों को न्योता दिया गया, जिसका कांग्रेस, टीएमसी, बीएसपी समेत 14 विपक्षी दलों ने बायकॉट किया। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वह साल भर संविधान का अपमान करती है और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का दिखावा करती है। पीएम मोदी ने भी अपने संबोधन के दौरान विपक्षी पार्टियों पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि आज का दिन अपने महापुरुषों को याद करने का है। जरा सोचिए, हमारे संविधान निर्माताओं ने किन परिस्थितियों में संविधान का निर्माण किया। अगर आज संविधान का निर्माण करना होता तो शायद एक पेज भी पूरा ना हो पाता। 26 नवंबर को हर साल की तरह संसद के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस मनाया गया, लेकिन इस बार संविधान दिवस को लेकर जमकर सियासत देखने को मिली। दरअसल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत 14 विपक्षी दलों ने संसद में आयोजित कार्यक्रम से दूरी बना ली। विपक्षी नेताओं का कहना है कि आज देश में संविधान का पालन नहीं हो रहा है, ऐसे में संविधान दिवस मनाना ठीक नहीं होगा। वही कांग्रेस नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि विपक्ष की अनदेखी की जा रही है। संविधान दिवस के मौके पर संसद भवन में केंद्र सरकार ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका विरोध कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और टीएमसी समेत 14 पार्टियों ने बहिष्कार करके किया है। वहीं कार्यक्रम का बायकॉट करने पर विपक्षी दलों और सरकार के बीच तनातनी देखने को मिली। जहां बीजेपी ने इस बार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान उनको बता दिया है, तो संविधान दिवस कार्यक्रम के बहिष्कार पर कांग्रेस ने सफाई दी। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि सिर्फ समारोह में बैठना एक औपचारिक निमंत्रण काफी नहीं है। आनंद शर्मा ने साथ ही कहा कि सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर सरकार ने विपक्ष की आवाज सुनी होती तो देश की आज ये स्थिति नहीं होती। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा चाहे दिल्ली हो या मणिपुर, उन्हें हमेशा ही हिमाचल प्रदेश की चिंता सताती रहती है। वजह यह है कि हिमाचल प्रदेश उनका गृह राज्य है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आज जगत प्रकाश नड्डा ने मणिपुर से वर्चुअल रूप से भाग लिया। वर्चुअल रूप से संबोधन देते हुए जगत प्रकाश नड्डा ने सरकार और संगठन की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जयराम सरकार में बेहतरीन काम हो रहा है। इसके अलावा हिमाचल बीजेपी जो काम करती है उससे देश भर की पार्टी सीख लेती है। साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो काम हो रहा है वो काबिले तारीफ है। जगत प्रकाश नड्डा ने अपने संबोधन में साल 2022 में जयराम ठाकुर के नेतृत्व में लड़ने की भी बात कही। इसके बाद से ही अब हिमाचल प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन और संगठन में होने वाले परिवर्तन की बातों को लेकर फिलहाल के लिए विराम लग गया है। शुक्रवार को बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति बैठक के तीसरे और आखिरी दिन जगत प्रकाश नड्डा ने मणिपुर से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश बीजेपी संगठन की जमकर तारीफ की। जेपी नड्डा के संबोधन से पहले कई अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन इन तमाम अटकलों को विराम देते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार बेहतरीन काम कर रही है। कोरोना काल में लोगों तक पहुंचना हो या फिर वैक्सीनेशन पर काम करना, हिमाचल प्रदेश ने देश के सामने उदाहरण स्थापित किया है। इसके अलावा हिमाचल बीजेपी की ओर से शुरू किए गए त्रिदेव सम्मेलन और पन्ना प्रमुख की नीति भी देश भर में लागू हुई है। आगे नड्डा ने कहा कि सोशल मीडिया पर कई टिप्पणियां की जाती हैं, लेकिन इससे पार्टी पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर आगे बढ़ने की बात कही। जगत प्रकाश नड्डा के इस संबोधन के बाद हिमाचल प्रदेश में सरकार और संगठन में बदलाव की अटकलों को कुछ समय के लिए विराम मिल गया है, फिर भी गेंद आलाकमान के पाले में ही है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें
भारत की संस्कृति का मतलब सबको साथ लेकर चलना है और विभाजन के समय जो हमें पीड़ा हुई हमें उसे भूलना नहीं चाहिए। यह बात उन्होंने पुस्तक के विमोचन में कही। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमें भारत का इतिहास जानना चाहिए और अपनी सच्चाइयों को स्वीकार करना चाहिए। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत की विचारधारा सबको साथ लेकर चलने की है। विभाजन के समय भारत का जो पीड़ा झेलनी पड़ी थी उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। ये बात उन्होंने एक किताब विमोचन समारोह के दौरान कही है। उन्होंने ये भी कहा कि इतिहास को पढ़ना चाहिए और इसकी सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनकारियों के आंदोलन को आज 1 साल पूरा हो गया है। वहीं आंदोलनकारियों के आंदोलन को 1 साल पूरा होने के बाद देश भर के आंदोलनकारी दिल्ली सीमाओं पर पहुंचे। वहीं आंदोलनकारी नेताओं का कहना है कि जब तक उनकी 6 मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। वहीं आंदोलनकारियों का कहना है कि 29 नवंबर को आंदोलनकारी बड़ी संख्या में दिल्ली संसद की ओर कूच करेंगे। केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया, लेकिन आंदोलनकारी अभी भी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वहीं आंदोलनकारियों को आंदोलन उनका 1 साल पूरा हो गया है। आंदोलनकारियों ने देश प्रदेश के कई हिस्सों से आंदोलन की वर्षगांठ मनाने के लिए दिल्ली बॉर्डर पर कूच किया। आपको बता दें कि आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक सरकार एमएसपी पर कानून नहीं बना देती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं आंदोलनकारियों ने कहा कि 29 नवंबर को किसान भारी संख्या में संसद भवन की ओर कूच करेंगे। साथ ही आंदोलनकारियों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रशासन ने उनको रोकने की कोशिश की तो बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल डीजल कारों की दिल्ली में एंट्री पर बैन लगा दिया है और ये बैन 7 दिनों के लिए लगाया गया है। आपको बता दें, दिल्ली सरकार बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। तो ऐसे में 7 दिनों तक लगाए गए इस बैन से कितना प्रदूषण कम होता है, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। दिल्ली सरकार ने राजधानी में 1 हफ्ते के लिए पेट्रोल और डीजल इंजन कारों को उस पर बैन कर दिया है। यह बैन 27 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच लागू किया जाएगा। सरकार ने राजधानी में पॉल्यूशन पर काबू पाने के लिए यह अहम कदम उठाया है। दिल्ली में बीते कुछ समय से एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब है। खराब लिखे जाने तक दिल्ली का AQI 330 पहुंच चुका था, जो बेहद ही खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। त्योहारों के खत्म होते ही देश में कोरोना वेरिएंट के नए मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं और 480 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। इसके अलावा तेलंगाना में सरकारी स्कूल में 28 छात्रों के एक साथ पॉजिटिव हो जाने से सरकार की चिंता बढ़ गई है। आपको बता दें, सरकार ने विद्यार्थियों के टेस्ट करवाने के निर्देश जारी किए हैं। देश ने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में खूब तबाही का मंजर देखा। हालांकि अब धीरे धीरे मामलों में कमी आ रही है। स्थिति में सुधार देखते हुए स्कूल और दफ्तर भी खोल दिए गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ाई हुई है। इस बीच तेलंगाना से आई खबर भी डराने वाली है। दरअसल रविवार को तेलंगाना के सरकारी स्कूल की 28 छात्राओं के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से सामूहिक कोविड-19 संक्रमण सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग ने शिक्षकों सहित सभी स्कूल छात्रों को कर्मचारियों के सामूहिक कोविड टेस्ट कराने का निर्णय लिया है। सरकार प्रशासन ने लोगों से वैक्सीन के साथ साथ नियमों का पालन करने की भी अपील की है। पंचकुला में एक बुजुर्ग की डंडे से पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। एक युवक द्वारा निर्ममता से व अमानवीय तरीके से एक बुजुर्ग के डंडे से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यह मामला जानकारी के अनुसार पंचकुला के सेक्टर 11 का है, जहां पर एक युवक द्वारा एक बुजुर्ग को डंडे से पीटा गया है। उसके साथ अभद्र व्यवहार व गाली गलौज की गई है। हालांकि यह वायरल वीडियो पुलिस तक भी पहुंचा है, लेकिन अभी तक आरोपी युवक की पहचान नहीं हो पाई है, न ही पीड़ित बुजुर्ग की पहचान हो पाई है। लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है और ज्यादातर लोगों ने सोशल मीडिया पर आरोपी युवक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।
करीब 1 घंटे तक ये मुलाकात चली। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को हरियाणा से संबंधित नई योजनाओं के बारे में जानकारी दी, जिसमें मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, अंत्योदय ग्राम योजना के मेले लगेंगे। आज सिस्टम, ऑटो अपील सिस्टम से भी प्रधानमंत्री प्रभावित हुए। दृश्य के बारे में भी, यानी ड्रोन सिस्टम के बारे में भी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कई विषयों को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री को बात की है, जिसमें अगर बात करें तो प्रदूषण के विषय को लेकर, पराली के विषय को लेकर भी इस मुलाकात के दौरान चर्चा हुई है। स्वच्छता पर बातचीत हुई है। स्वच्छता में हरियाणा की रैंकिंग में अच्छा किया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता पर और किस तरीके से जोर दिया जा सकता है, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात की है। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में बातचीत हुई है। 3 कृषि कानून रद्द होने के बाद किसान बॉर्डर पर बैठे, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया सामने आई। मुख्यमंत्री ने कहा, उम्मीद है संसद में किसान कानून वापस होते ही किसान वापस चले जाएंगे। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 2020-21 के जारी आंकड़ों में दी है। 1 वर्ष होने के बावजूद भी किसान आंदोलन में अभी कोई कमी नहीं आई है। हालांकि तीनों कृषि बिल रद्द कर दिए गए हैं, उसके बावजूद भी महिला किसान भी आज बड़ी संख्या के अंदर बॉर्डर पर पहुंची हैं। भिवानी से रवाना होते हुए उन लोगों ने कहा कि अभी उनका आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। जब तक ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा, जब तक कि एमएसपी की शर्त सरकार नहीं मान लेती और साथ ही जो मुकदमे किसानों पर दर्ज हुए हैं उन्हें वापस नहीं ले लेती। उनका कहना है कि ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। भिवानी से हरियाणवी वेशभूषा में तैयार होकर के बॉर्डर पर पहुंची महिलाओं का कहना है कि ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी बात नहीं मान लेती। लगभग 1 साल से गाजीपुर यूपी गेट पर किसान 3 कृषि कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आज 1 साल पूर्ण होने पर महापंचायत में राकेश टिकैत के द्वारा सभी को 26 नवंबर को जुटने की आह्वान किया गया था, जिसमें आज हजारों की तादाद में किसानों ने गाजीपुर यूपी गेट पर धरना स्थल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं अगर बात की जाए तो इन किसानों को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत का साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार जो है अपने संबोधन में नरेंद्र मोदी जी कहते तो हैं, लेकिन धरातल पर ऐसे भी कोई कार्य नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत का कहना है, जब तक एमएसपी और अन्य मुद्दों पर गारंटी कानून एमएसपी पर नहीं बनता है, अन्य मुद्दों पर सरकार वार्ता नहीं करती, जब तक एक आंदोलन चलता रहेगा। और रही बात, उन्होंने दूसरी तरफ जनता से आग्रह किया कि सरकार जो है और जनता को गुमराह करना चाहती है और इसलिए सरकार की बातों में पब्लिक ना आए। और दूसरी तरफ यही बात है कि किसानों ने आज एकता का प्रतीक जो दोबारा से कहीं ना कहीं कम हो गई थी, वो आज धरना स्थल पर देखने को मिली। अब यही बात है कि जहां देखना होगा कि राकेश टिकैत के द्वारा इतनी एक आह्वान पर इतनी हजारों की तादाद में पब्लिक का, किसानों का वहां पर गाजीपुर यूपी गेट पर आना कहीं ना कहीं अब ये 29 तारीख का लक्ष्य बता रहा है, क्योंकि 29 तारीख को किसान नेता राकेश टिकैत का साफ तौर पर कहना है कि 500 लोग 100 ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली कूच करेंगे। 3 कृषि कानूनों को लेकर लंबे आंदोलन को लेकर आज जो है 26 तारीख है और 26 तारीख का ऐतिहासिक दिन है। ये मेरे सहयोगी आपको दिखा दें कि यहाँ पर खुशी मनाई जा रही है, हर तरह के किसान यहाँ पर पहुँच रहे हैं और 26 तारीख जो है वो ऐतिहासिक तारीख है, क्योंकि लगातार 3 कृषि कानूनों को कहीं ना कहीं रद्द करवाने के लिए लगातार सिंगू बॉर्डर पर सभी स्टेट से, अलग अलग स्टेट से जो किसान पहुँचे और इतिहास में दोहराने के लिए आज 26 तारीख है। काफ़ी खुशी मनाई गई, सभी किसान यहाँ पर पहुँचे और तीनों कृषि कानूनों को देश के प्रधानमंत्री ने वापसी के बाद कहा है कि लिखित रूप में जब तक देश का प्रधानमंत्री तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं करेंगे इतने घर वापसी नहीं होगी। लगातार जो है कल बड़ी बैठक होने वाली है, इस बैठक में अहम फैसले लेने वाले हैं, क्योंकि जो 29 तारीख है वो दिल्ली की कूच की बात है, लेकिन अभी इस पर कल बैठक में ही फैसला लिया जाएगा। जहां एक और प्रदेश सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे को सार्थक सिद्ध करने में लगी है, वहीं फतेहाबाद में स्कूली छात्राएं मौत का सफ़र तय कर पढ़ने को मजबूर हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हरियाणा रोडवेज की बस पर स्कूली छात्राएं लटक कर मौत का सफ़र तय कर रही हैं और पढ़ने को मजबूर हैं। इसको लेकर कई बार स्कूली संगठनों द्वारा उच्च अधिकारियों व रोडवेज विभाग के अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं कि बसों की पूर्ति को पूरा किया जाए।
लेकिन लंबे समय बीत जाने के बाद भी अधिकारियों के कानों पर जू नहीं रहेंगी। अब देखना ये होगा कि जो प्रदेश सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नारा सिद्ध करने में लगी है, अधिकारी उस पर कब तक खरे उतरते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल महू चौपड़ा गांव में 27 तारीख को विकास रैली करने जा रहे हैं। इस विकास रैली के आयोजक पूर्व विधायक नसीर अहमद एवं तमाम भाजपा नेताओं ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र मेवात में लंबे समय बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जनसभा होने जा रही है, इसलिए करोड़ों की सौगात मिलने की नेताओं को ही नहीं बल्कि इलाके के लोगों को भी उम्मीद है। मेवात जिले को विश्वविद्यालय, मरोड़ा गांव में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कट, ट्रॉमा सेंटर, होडल नगीना मार्ग के अलावा बहुत सी मांगे मुख्यमंत्री के सम्मुख रखी जानी हैं। अब यूनिवर्सिटी की मांग तेजी से इस इलाके में जोर पकड़ रही है। ऐसे में चुनाव काफ़ी दूर है, लेकिन हरियाणा की सीमा से सटे उत्तर प्रदेश में जल्द ही चुनाव होने जा रहा है। लोगों को उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि फिरोजपुर, जिरका, पुन्हाना तथा नूह क्षेत्र के विकास के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री इस दिन अपने पिटारे से करोड़ों रुपए की सौगात दे सकते हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने से अब सब्जियों के दाम भी कम होने शुरू हो चुके हैं। जो टमाटर अभी तक 80 रुपए किलो बिक रहा था, वह अब टमाटर 50 रुपए किलो पर पहुंच चुका है। हालांकि अगर बात की जाए चंडीगढ़ के सेक्टर्स की और गलियों की, वहां पर अभी भी जो दाम है वो आसमान को छू रहे हैं। उम्मीद जताई जा सकती है कि आने वाले दिनों में वहां पर भी लोगों को इस महंगी सब्जी से निजात मिल सकती है। मंडी में अगर बात करें, टमाटर की 80 से 50 रुपए किलो पहुंच चुका है। गोभी की अगर बात की जाए 80 से 20 रुपए किलो पहुंच चुकी है और इसी तरीके से और भी सब्जियों के दाम जो है वो कम हुए हैं और आने वाले दिनों में लोगों को और भी काफी निजात मिल सकती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज बावल में आयोजित हरियाणा प्रगति रैली में पहुंचे और उन्होंने बावल को मनोहर सौगात दी। उन्होंने बावल में बने आरओबी का उद्घाटन किया, साथ ही महिला कॉलेज का शिलान्यास भी किया। माननीय मुख्यमंत्री ने बावल और जिले के लिए 236 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, न्याय एवं सहकारिता मंत्री ओपी यादव, कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, पूर्व मंत्री जसवंत सिंह और रेवाड़ी के भाजपा के वरिष्ठ नेता सुनील मूसेपर ने भी रैली में शिरकत की। महंगाई डायन खाए जात है, कहीं ना कहीं ये जो कहावत है वो सच होती नजर आ रही है। इस समय मैं मौजूद हूँ मंडी जिला के सब्जी मंडी में, जहाँ पर जो सब्जियों के दाम हैं उनमें किस तरह से बढ़ोतरी हुई है या फिर कटौती हुई है वो हम आपको बताना चाहेंगे। पहले जो आपको बता दूं, टमाटर के जो भाव थे वो 80 रुपए किलो यहाँ पर बिक रहे थे, मगर अब जो है टमाटर के दाव में कहीं ना कहीं एक राहत की जो खबर सामने आई है। टमाटर अब 10 रुपए किलो सस्ता हो गया है। पहले जो टमाटर के दाम थे वो 80 रुपए किलो मंडी में बिक रहे थे, मगर अब जो है इनका दाम जो है 10 रुपए कम कर दिया गया है। वहीं कहीं ना कहीं मटर के जो दाम थे वो 180 रुपए आसमान छू रहे थे, मगर अब जो है मटर के दाम भी सब्जी मंडी में काफ़ी कम हो गए हैं। मानो मटर के दामों का आधा हिस्सा अब मंडियों में बिक रहा है। मंडी के दाम अब जो लेटेस्ट जो भाव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो 80 रुपए है। तो जिस तरह से टमाटर के दाम लगातार बढ़ रहे थे, मगर अब जो है 10 रुपए कम टमाटरों के दाम में भी होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पे मटर जहां पर 180 रुपए किलो बिक रहे थे, मगर अब जो है मटर के दाम में भी कहीं ना कहीं कटौती होती नजर आ रही है। तो अब मटर के दाम जो है 80 रुपए किलो बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 51 यूनिवर्सिटी में आज हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय शिरकत करने पहुंचे, जहां पर कोरोना पर एक लिखी किताब का विमोचन किया। और आपको बता दें, ये किताब यूनिवर्सिटी के उप कुलपति माकड़े आहूजा द्वारा लिखी गई थी, जिसमें कोरोना की तमाम बातों पर प्रकाश डाला गया था, जिससे कि लोगों में जागरूकता आए। आपको बता दें कि जिस तरह से विश्व भर में कोरोना ने अपना कहर बरपाया और लोगों ने
किस तरह से अपनी परेशानियों का सामना करा, उन तमाम बातों को इस बुक में लिखा गया है, जिससे कि लोगों में जागरूकता बढ़े और लोगों में पॉजिटिव सोच बने, जिससे कि लोग बड़ी से बड़ी महामारी से भी जंग जीत सके। क्योंकि बुक का नाम जीतेंगे कोरोना रण के नाम से बुक लॉन्च की गई है।